अगर आप देखें तो आपकी ज़िंदगी में आजकल ना हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई छोटा-छोटा स्ट्रेस है। घबराहट है, बेचैनी है, समझ नहीं आ रही, मैं खुशी महसूस करूँ, गम महसूस करूँ, इमोशंस छिड़के। रिलेशनशिप्स के बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और वो उस वर्ज पे आते हैं हमारे पास जब उनकी एक काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। ख़राब होने से पहले जो स्ट्रेस हो रहा था, उस वक़्त अगर आप वर्किंग कर लें तो आप यकीन करें आपकी बहुत सी चीज़ें बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा, आपका होस्ट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद आपका नॉलेज। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि इमोशनल स्ट्रेस है। किस तरह से हमारी लाइफ में मतलब हम लोग अपनी लाइफ जो स्पेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर रिलेशनशिप आ जाता है, किसी को इनफर्टिलिटी का इशू है या फिर किसी ने ड्यू टू मतलब डिफरेंट ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है, कल को आपने काम पे जाना है। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग निगेट नहीं कर सकते, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हमें इसे मैनेज करना होता है। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे एक मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हुमा अली के साथ, जो कि आपको बताएंगी कि हम इसको बेहतरीन तरीके से कैसे अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके अस्सलाम मिस हुमा? वालेकुम, क्या हाल है? आई एम गुड, आप सुनाएँ, ठीक है? आई एम गुड एज़ वेल, थैंक यू। आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपना करवा दें और बता जी, दें कि उसामा आप किस बिल्कुल। तरह से काम करते हैं? सो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन और अब जैसा आपने ज़िक्र किया कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बाइपोलर और बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, जिनके ऊपर जो है हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड आई वर्क इन वाई ब्लॉक क्लिनिक है मेरा डीएचए राया में भी और वाई ब्लॉक होलिस्टिक केयर में भी। सो वी हैव 2 क्लिनिक्स ऑन बोर्ड, वहाँ पर हमारी प्रैक्टिस है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड ट्रेनर सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ आपकी अफ़ेक्ट हो जाती है और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या दी जाती है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, "अच्छा जी, साइकोलॉजिस्ट के पास, उफ़!" तो वो चीज़ के लिए भी आई एम सर्टिफाइड फॉर दैट एज़ वेल। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन और टॉपिक जो है, वो आपका बड़ा एक प्रोडक्टिव टॉपिक है, जिसके लिए आजकल हम बहुत से लोगों को देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो फिर आप हमें ये बता दें कि इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है और फिर ओवरऑल स्ट्रेस क्या होता है हुँ। और डिफरेंट सिचुएशंस में जो हम लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है? ठीक है। अच्छा उसामा, एक जो वर्ड इटसेल्फ है, अगर आप देखें तो आपकी ज़िंदगी में आजकल ना हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई छोटा-छोटा स्ट्रेस है। स्ट्रेस मीनिंग्स के आपका मेंटल टेंशन, प्रेशर इतना बढ़ गया है कि आपसे वो सिचुएशन में एक ज़्यादा आपको माँग रहा है प्रेशर आपकी तरफ से कि कोपिंग मैकेनिज़्म आपका स्ट्रॉन्ग हो। डील करने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो जो मेंटल टेंशन है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपकी वरिंग बढ़ गई है, आप थिंकिंग से ओवरथिंकिंग में चले गए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेस अगर और बल्कि लॉन्ग टर्म अगर हो जाए, तो वो एंग्ज़ायटी की तरफ तब्दील हो जाता है। सो इट्स समथिंग व्हिच इज़ कि आपकी टेंशन और प्रेशर जब बढ़ जाए और आपका फिज़िकल बॉडी और माइंड साथ ना दे रहा हो, तो उस वक़्त आप स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस की सिचुएशन में आ चुके हैं। इमोशनल स्ट्रेस इमोशंस से आपके घबराना शुरू हो गए हैं। अ, घबराहट है, बेचैनी है, समझ नहीं आ रही, मैं खुशी महसूस करूँ, गम महसूस करूँ, इमोशंस छिड़ गए हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन एक्यूरेटली विद द स्ट्रेस। अच्छा, आपने एक बात की कि अगर लॉन्ग टर्म ये चलता है तो एंग्ज़ायटी में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा-सा बता दें कि मतलब किस तरह से कन्वर्ट होता है हमारी इसका? डेली लाइफ में हमने जैसे बात की कि छोटी-छोटी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जिसपे अंदर किसी के साथ रिलेशनशिप मसला आया है या ऐसी चीज़ें जो सिचुएशन में किसी का लॉस हो गया है, फाइनेंशियल है या बर्डन हो गए हैं हम ज़िंदगी में। तो उसकी वजह से हम अफ़ेक्ट तो हुए। अब इसकी वजह अगर लंबी अरसा बन गया है और ड्यूरेशन काफ़ी महीनों से ये चलता आ रहा है, तो वो एंग्ज़ायटी में तब्दील हो जाएगा। जहाँ पर सिम्पटम्स घबराहट और बेचैनी बढ़कर आपकी पूरी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया। आप कहीं भी जाएँगे, आप कंफर्टेबल बैठे नहीं होंगे, आप कहीं भी उठना-बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सोचना मुश्किल हो जाएगा। सो एंग्ज़ायटी पे तब्दील अगर हो जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फिर मेडिकेशन और ये सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत पड़ जाती हैं।
सो ये आपने कोशिश करनी है, हुआ है स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस है, तो टाइमली उसको डीलिंग करनी है रादर जी। देन वो एंग्ज़ायटी पे तब्दील हो जाए। अच्छा, इसका कोई लिंक जो है ग्रीफ़ से भी होता है कि मतलब आप ग्रीफ़ में हैं, जिस तरह से आपने तो ज़िक्र भी किया, हुँ, तो इसको भी थोड़ा-सा बता दें कि ये बिल्कुल किस ऐसे तरह होता है। से लेटर ऑन क्या एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस में एक बंदा चला जाता है, तो उस अच्छा इसमें यहाँ पर याद रखिएगा लूज़िंग समवन बहुत क्लोज़ आपके लेट्स सपोज़ पेरेंट्स हैं या आपका बच्चा है या कोई भी ऐसा जो आपके बहुत करीबी था, तो उसको जब आप लूज़ करते हैं तो वो एक ग्रीफ फैक्टर ऑन हो जाता है। या आप किसी ट्रॉमे से गुज़रते हैं तो आपका ग्रीफ फैक्टर ऑन हो जाता है। तो इसको समझना ऐसे है कि उसके बाद का जो सिचुएशन है, टाइम पीरियड है, आपने अपने आप को जल्दी उस टाइम पीरियड से निकालना है। अब वो कैसे निकालना है ऑब्वियसली दैट्स द प्रोसीजर होता है, लेकिन ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर से आपको निकालने के लिए आपको समझना है कि ये इस वक़्त मैं स्ट्रेस में आ चुकी हुई हूँ या आ चुका हूँ। अब मुझे अपने ग्रीफ़ को जल्द से जल्द हल की तरफ लेके जाना है या कम करना है ताकि मैं अपनी स्ट्रेस से बाहर निकलूँ। सो दिस इज़ वन सिचुएशन। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं। आजकल देखा जाए तो बहुत सा अगर छोटे बच्चों का भी देखा जाए तो वो भी एड अप कर रहा है, स्कूल का प्रेशर है एटसेट्रा। फिर पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल एटसेट्रा ये भी ऐड ऑन कर जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं जब मैरिज हो जाती है या प्री मैरिज है, शादी नहीं हो रही तो मसला है और उसकी वजह से स्ट्रेस ऐड हो रहा है। शादी हो गई है तो जो कोपिंग है विद ससुराल और इन-लॉज़ वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। सो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आप इस कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ पर आपसे आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती। सो ये समझना हमें ज़रूरी है कि बहुत सी सिचुएशंस हैं, ग्रीफ इज़ वन ऑफ दोज़। राइट। अब आप ये बता दें कि अब यूजुअली हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई पार्टनर्स हैं रिलेशनशिप में या मियाँ-बीवी हैं, तो वो जब अपने आप को इस सिचुएशन में देख रही होती हैं, उनको लग रहा होता है अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो हुँ, रहा है ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स हुँ, और वो मतलब स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है ना हुँ, उनके साथ। हुँ, हुँ। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को किस तरह से जो है ना मैनेज करें मतलब एक दूसरे को भी डील करें और अपने आप को भी आगे किस तरह से लेकर चलें? ठीक है। रिलेशनशिप्स के बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और वो उस वर्ज पे आते हैं हमारे पास जब उनकी एक काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो चुकी होती है। ख़राब होने से पहले जो स्ट्रेस हो रहा था, उस वक़्त अगर आप वर्किंग कर लें, तो आप यकीन करें आपकी बहुत सी चीज़ें बच सकती हैं। बट लोग उसको बहुत वर्ज पे ले जाते हैं जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। बहरहाल इसमें ज़रूरी यहाँ पर ये है कि जो आपकी इंसान की शख्सियत है, उसके अंदर अगर आप ब्लेम हैं कंप्लेन करने वाले हैं आपके अंदर कोई से भी ऐसे आंसर हैं जिसमें आप मैनिपुलेट ज़्यादा करें, ये इंसान को खुद पता होता है। तो चाहे वो आप अपनी स्पाउस के साथ करें, हस्बैंड वाइफ के साथ करिए या वाइफ हस्बैंड के साथ करिए। कहीं न कहीं आपको आइडिया है कि मैं कहाँ थोड़ा बहुत गलत कर रहा हूँ या कर रही है। तो आइडेंटिफ़ाई करें उस चीज़ को और उसमें अपने आप को समझें कि मैंने अब अपने रिलेशनशिप को किस तरह बचाना है। सो यहाँ पे उसामा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात आपको कह दूँ कि आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहचानें कि मैं अब इस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूँ। जिस तरह मैं कुछ अलामात का ज़िक्र कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग शुरू कर दें। सुबह लड़ाई हुई है, आप ऑफ़िस गए हैं, रात तक वो ज़हन में ही आपके चल रही है, उससे आप निकले नहीं हैं। ये अक्सर देखा जाता है सास-बहू ससुराल इश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह ओवरथिंकिंग के अलावा आपकी बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि आपको हर वक़्त घबराहट है। आप उठ रहे हैं, बैठ नहीं रहे, टिक नहीं रहे। सो अगर मैं उर्दू में बोलूँ आपको तो वो टिकने वाला आंसर जो है ना वो नहीं हो रहा। उसके अलावा सोचें जो मैंने ओवरथिंकिंग का कहा वो एक एकतरफ़ा नहीं है। वो कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी पॉज़िटिविटी आती भी है, नेगेटिविटी छा जाती है। आप अपने आप को समझाना भी चाहते हैं, आप 2 लोगों की बातें सुन लेते हैं, आप वहीं पर कहते हो नहीं, नहीं, नहीं वो बात सही है। और इसमें आप फ्रेजाइल बड़े हो जाते हैं। जो अगले ने आपको समझाना है, तो वो आपके असर ऊपर जल्दी कर जाएगा। तो ये याद रखिएगा जो समझाने वाला होना चाहिए वो पॉज़िटिव होना चाहिए, जितना वो नेगेटिव होगा काम उतना ही आपका खराब हो खराब हो जाएगा। तो गए। वो रिलेशनशिप्स आपके खराब होना शुरू हो जाएँगे।
आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उस सिचुएशन में होते हो, तीसरा बंदा सिर्फ सुन रहा होता है वो कहानी जो आप सुना रहे होते हाँ, हैं, हाँ, बट यू ट्रूली नो कि क्या चल रहा है ना। हाँ, तो खुद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो वो बेहतर तरीके से करेंगे, और आपको जिस तरह से आपने बात की कि आपको पता होता है आप कहाँ पे किस हद तक गलत है। गलत हैं, हाँ, हाँ, तो आप उसको किस तरह से ठीक भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पता होता है। एक और चीज़ बहुत कॉमन है जो आ रही होती है, एक ईगो हाँ, हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हाँ, वी आर स्ट्रेस्ड आउट, डजंट मैटर, हाँ, बट ईगो तो है, और हाँ, वो ईगो आपको फिर मतलब कहती कि नहीं, कम्युनिकेट नहीं करना, हाँ, इसको और थोड़ा लेकर चलते हैं। और आई हैव सीन के इंतकाम की तरफ भी चीज़ें चल जाती हैं कि हाँ, ठीक है अब ऐसा किया है, मैंने भी ऐसा हाँ। करना है, तो इसको हमें किस तरह से देखना अच्छा, ये चाहिए? जो ईगो हमारे अंदर की एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म है, ये ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैमेजिंग साइड पे ले जाता है। डिस्ट्रेस इमोशन स्ट्रेस डिस्ट्रेस की तरफ तब्दील हो जाता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको समझें कि जहाँ पर मेरी मैं आ गई है, उसको मैं कन्वर्ट करूँ और देखूँ कि अगर मैं यहाँ पर हेल्प सीक कर सकता था, तो ये मेरे लिए बेहतर हो जाता। मैं किसी से मशवरा माँग लेता तो शायद मैं उससे बच सकता था। पहलापन दिखा देता, मैं फर्स्ट उसको अप्रोच कर लेता, तो बेहतर हो सकता था। लेकिन हम वो नहीं करते। और ये मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये जो पहलापन है या पहला अप्रोच करना है, ये हमारी सोसाइटी में ना स्पेशली मेन को सिखाया नहीं जाता। बिकॉज़ जो मदर्स का भी अप्रोच होती है टुवर्ड्स देयर सन, इट्स मेनली कि यू आर द बॉस, यू विल डू इट। अब उसमें अब आगे वही बंदा जब रिलेशनशिप्स में जाता है, उसको अब वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि उसने तो अब अपनी वही दिखानी है मैस्कुलिनिटी। मसला वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर वाइफ़ को अब ईगो रिलेशनशिप बचाना है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप अपनी ईगो को कहीं रोकें, स्टेबलाइज़ करें अपने आप को और समझाएँ कि यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं। तो या तो ईगो बचेगी या रिलेशनशिप बचेगा। तो बहुत से केसेस में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे पास जितने रिलेशनशिप के कंसर्न्स आते हैं वहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर हस्बैंड की ईगो ज़्यादा है या वाइफ़ की ईगो ज़्यादा है। तो हमें वर्किंग वहाँ पे ज़्यादा करनी सही। और फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं, है। हाँ, और ये चीज़ हमारी लाइफ को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है। एक बंदे का घर टूट रहा है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है रिलेशनशिप की वजह से, या घर में जो भी उसके मसले चल रहे हाँ, हैं, फिर आगे से उस तरह की रील्स भी आना शुरू हो जाती हैं, हाँ, हाँ। तो वो तो जलती पर तेल का काम करती हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे ही इसको होता है। किस तरह से हमें मैनेज करना अच्छा, चाहिए? ये ऐसा है स्क्रीन अब हमारे हर घर में क्या हर पॉकेट में ही मौजूद है, हर उस पे है। स्क्रीन का इम्पैक्ट पॉज़िटिव भी हो सकता है, लेकिन हम देते देते नहीं हैं, लेकिन हम नेगेटिव रील्स पहले पिक करते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा, एक बंदा जो अपनी किसी इनसिक्योरिटी के साथ लेट्स सपोज़ नॉर्मली फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। अब उसके अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वज़ह से स्ट्रेस भी डेवलप जल्दी हुआ। अब जेलसी फैक्टर था, इट्स लाइक कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं फैक्टर जो उसके अंदर चल रहा है, रील देखना शुरू कर जाता है। मैं नेगेटिव रील्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पॉज़िटिव रील्स भी होती हैं हमारे पास। अम, उन रील्स की वजह से उसकी वो इनसिक्योरिटी और डबल अप हो जाती। वहाँ पर वो सोच उसकी जो किसी डायरेक्शन की तरफ जानी थी, वो अब नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हुई। मेरे पास क्यों नहीं? अब यहाँ पर नाशुक्रीपन आ गया। कंटेम्प्ट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो गई। तो ये रिलेशनशिप्स में स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ़ रील्स का हवाला नहीं है, सोशल मीडिया का बहुत से ऐसे अगर आप अक्सर देखें अब हर बंदा वो पोस्ट करना चाहता है कि हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो जो देखने वाला है, वो सिर्फ़ उस पिक्चर को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उनके घर के माहौल में क्या हो रहा है। सो जितना आप पॉज़िटिव हो सकते हैं और जितना कंटेम्प्टेड हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये आपको अपने स्ट्रेस से बचाएगा। नहीं होंगे, आप उतने ही जल्दी फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेंगे, घर में तमाशे शुरू हो जाएँगे और प्रॉब्लम वहीं का वहीं रिमेन करेगा। I was reading somewhere कि because I carry it very well doesn't mean it's not heavy। तो वही वाली बात है कि अगर आप दिखा नहीं रहे, इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल। बहुत कुछ चल रहा होता है। और आई थिंक हम लोग अपनी इमोशंस को अगर दबाना शुरू कर देते हाँ, हैं, हाँ। उस स्ट्रेस को, तो ऑब्वियसली वो बहुत ख़तरनाक चीज़ों में कन्वर्ट होना कन्वर्ट शुरू हो हो जाएगा। जाता है लेटर हुँ, ऑन। हुँ। अब एक और चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, मोस्टली जो फीमेल्स हैं
इनफर्टिलिटी जो कि मतलब हम लोग इसको बड़ा टैबू समझते हैं, या फिर हुँ, अगर कोई होता है तो हम लोग कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाया जाता है कि हुँ, इनफर्टिलिटी है और ये वो, हुँ, उसको हम पॉजिटिवली नहीं देखते। हुँ, तो ये चीज़ एक तो ऑलरेडी मतलब कि आप यू आर नॉट एबल टू कंसीव एक हुँ, फीमेल, हुँ, और फिर सोसाइटी की तरफ से प्रेशर, फिर ससुराल की तरफ से प्रेशर एक अलग होता है, हुँ। तो इसमें स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो इसको किस तरह से जो है ना हम वुमेन कोप कर सकते अच्छा, हैं? जैसे हम बात कर रहे थे ना, ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, जो इंसान का इंटरनल स्ट्रेस है, उसको एड अप कर रहा है। अब एक फीमेल है, कंसीव नहीं कर पा रही, नेचुरली उसके ऊपर प्रेशर आएगा, नॉट फ्रॉम हस्बैंड बट इन लॉज, सबकी तरफ से। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस जो टाइम पीरियड है, उस पे उसको सपोर्ट कौन देता है, कितनी देता है, ठीक है? ये हो गई एक्सटर्नल सपोर्ट। अब पहले मैंने बात की एक्सटर्नल स्ट्रेस की, अब बात हो रही है एक्सटर्नल सपोर्ट कौन दे रहा है। उस एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ जो वुमन है, वो अपने आप को बहुत इंटरनली स्ट्रॉन्ग महसूस करेगी। अब यहाँ पर सवाल आता है, कुछ लेडीज़ हमें कहती हैं कि हमें एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है, ससुराल में नहीं कर रहा कुछ। कहीं दफ़ा आज़माइश जब होती है, तो आपके अपने अंदर का जो एक मैकेनिज़्म होता है, उसके अंदर ठहराव, स्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बात की, वो होनी चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से है। अब इसका हल मुझे, जब ऑब्वियसली टाइम पीरियड एक है, जब अल्लाह ने चाहा तो होगा। तो उस रज़ा में राज़ी होना वो ज़रूरी है। हम वो नहीं होते, वहाँ पर डिप्रेशन और स्ट्रेस ऐड ऑन हो जाता है। तो ये एक इंटरनल उसके औरत के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इनफर्टिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो ये आप सोच रखें, और एक्सटर्नली आपको अगर सपोर्ट मिल जाती है, हल्की-सी भी मिल जाती है, तो वो आपके लिए बहुत एडेड फैक्टर है। सो ये एक स्ट्रेस को डील करने का अपना एक पॉज़िटिव, इसको हम कहते हैं पॉज़िटिव टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। तो अगर आप वो कर लें, तो बेहतरी की तरफ जल्दी चले जाएँगे, रादर देन हर वक़्त सोचते रहेंगे। अच्छा, इसमें फिर अफ़र्मेशन भी काम करती है, हाँ जिसको जी। कैन वी कॉल इट अफ़र्मेशन हाँ, अगर? हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब हमें सपोर्ट भी एक मिल रही है, हमें एक अफ़र्मेशंस मिलना शुरू हो गई है, तो हम अपने आप को भी एक, हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाती है। हम कहते हैं अच्छा भई हम इसमें मैं एक चीज़ उसामा आपको कहती चाहूँ, मेरे पास जब भी हम, वैसे तो हमने कोपिंग में बात करनी है, लेकिन इसको मैं फर्टिलिटी से भी आपको बता दूँ। द वुमेन हू आर फ्री एट, जो हाउसवाइफ्स भी हैं, अगर उनकी इश्यू आ गया है फर्टिलिटी का, आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, बिज़ी करें, कोई रूटीन बनाएँ, स्ट्रक्चर क्रिएट करें। आपने सिर्फ़ अगर यही सोचते रहेंगे, तो वो आपकी पूरी लाइफ़, पूरा टाइम पीरियड ख़राब कर देगी। आपके झगड़े होंगे, मूड ख़राब होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। उससे बेहतर है, एक चीज़ है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपने उस टाइम पीरियड को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना शुरू करें। जितना बेहतर करेंगे, रूटीन बेहतर होना शुरू होगी। उतना ख़्याल थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। So try this out. This is very important tip for the women who are going through this. Yeah, it is really going to be important Mm. and beneficial for the women, obviously. And now we see कि different situation में बंदा किस तरह से stress में होता है, और क्या नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकता है या कर रहा होता है Mm. लाइफ को, स्ट्रेस वाली लाइफ को आपने अब बैलेंस भी करना है ना। Mm. आपने कल को काम पे भी जाना है, Mm. और आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज चल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन आपने कल जाके Mm. अपने जो वर्क प्लेस पे, अपने स्टेशन पे या कहीं पे भी बैठना है ऑफिस Mm. में, तो आपने बड़े नॉर्मल तरीके से बैठना है, ताकि आपने वहाँ पे एक प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको भी कैरी ऑन करना है। Mm. तो उसको किस तरह से आप मतलब अपने आप को समझाना है अब, कि किस तरह से इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ ना ठीक है। बेहतर तरीके से? अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है, वही ओवरथिंकिंग का जो पैटर्न था, वो आपने रात को लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और आपने उस पैटर्न को सुबह उठ के ऑफ़िस में कैरी कर लिया। वो अपना इमोशनल बैगेज आप लेके उठा के ऑफ़िस में आ गए। मुश्किल बहुत है, क्योंकि जब आप जिस माइंड फ्रेम से आ रहे होते हैं सुबह जॉब पे या कहीं भी जा रहे होते हैं, तो उसको निकालना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने पहले माइंड फ्रेम बनाना है, कि मैंने इससे, आज जो सुबह मैं उठूँगा, मैंने इससे थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये माइंड फ्रेम बनाना भी ज़रूरी है। हम जब माइंड फ्रेम नहीं बनाते, तो हम जल्दी शिकार हो जाते हैं। जब हम सुबह किसी को मिलते हैं, ज़रा हमारा मूड किसी बात पे ऑफ होता है, हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तो जब आप गाड़ी में बैठे, एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ फॉर ऑल दोज़ मेन या फीमेल्स,
गाड़ी में बैठे हैं या फीमेल किचन में खड़ी हुई हैं सुबह, तो अपने माइंड फ्रेम में क्रिएट करें कि आज मैंने जो हुआ, हो गया। अब मैंने सुबह उसको थोड़ा-सा अपनी बेहतर अप्रोच करनी है। एनालिसिस अगर अपना करना चाहें तो अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो उसमें से एक आध पॉज़िटिव ज़रूर निकालें। अच्छा मैं ये करूँगी या मैं ये कर सकता था, आई कैन ट्राई दैट आउट। ठीक है? क्योंकि हम ट्राई पे ईगो आ गई, ईगो की वज़ह से हम ट्राई तो नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा-सा अप्रोच को आपने पॉज़िटिव रीफ्रेमिंग करनी है। पहले मैंने बात बताई थी पॉज़िटिव टॉक की, अब आप पॉज़िटिव रीफ्रेमिंग कर रहे हैं, जहाँ पर अपनी थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जस्ट थ्रू सेंटेंस कि अच्छा मैं ये अभी ट्राई करता हूँ, कोशिश करूँगा मैं शाम को करूँ, अभी मैं ज़रा काम पे ध्यान दे दूँ या लेडी भी इस तरह ही कहेगी। तो ये हर केस में पॉसिबल है, चाहे वो बच्चा है, स्कूल जा रहा है, चाहे वो एडल्ट है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, चाहे रिलेशनशिप्स में रात को लड़ाई हुई है या कोई ओल्ड वुमन है। सो दैट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। मुश्किल है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इम्पॉसिबल। अच्छा, आपने मतलब किसी तरह से मुश्किल से अपने आप को सुबह को तो समझा दिया कि हुँ, मैंने आज अपना काम सही से करना है हुँ, और कल की बात या रात की बात तो मैं पीछे छोड़ देती हूँ या छोड़ हुँ, देता हूँ। हुँ, लेकिन इसी अप्रोच को या फिर किस तरह से इस चीज़ को आप जब सोने के लिए लेटे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ दोबारा आपके दिमाग में आ रही है, हुँ, आपको तंग कर रही है, तो हुँ। इसको कैसे डील करेंगे? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सी सिचुएशंस के अंदर इंसान वो सुनना चाह रहा होता है जो उसको सुनना दिल कर रहा होता है कि अच्छा कि मुझे लोग ना, अगर मैं इस बंदे के खिलाफ हूँ, तो मुझे लोग जिससे मैं बात कर रही हूँ ना, वो भी उसके खिलाफ ही बात करेंगे। तो मुझे सपोर्ट मिलेगी, मुझे तसल्ली मिलेगी। जब आप शाम को लेट्स सपोज़ अपना दिन का टाइम काम पे डाला, वैसे तो नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत से जो स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो लोग काम पे ध्यान नहीं कर रहे होते, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर हो गया है काम पे, तो शाम के वक़्त आपने आके अपने अंदर खामोशी से सिचुएशन को फिर से एनालाइज़ करें। अपने आप को उस टाइम पीरियड पे वक़्त दें, अच्छा जी 10 मिनट लगा के ना मैंने अपने आप को थोड़ा-सा माइंड फ्रेक को दोबारा रिफ्रेश करना है, डिटॉक्सिफ़ाई करना है और दोबारा मैंने सिचुएशन, क्योंकि जो कहीं दफ़ा बंदा तो सामने ही है ना, शाम को आपने वाइफ़ से भी मिलना है, हस्बैंड ने उसको भी मिलना है, फिर सास-बहू ने भी आमना-सामना तो होना है। वो जो आमना-सामना है, उस पे इग्नोरेंस, कहीं रुकना है, कहीं ठहराव लाना है। हर बात पे आपने अ, फ़ौरी जवाब या रिएक्ट नहीं करना। इसके बाद आते हैं हम सोने के ऊपर। स्लीप चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, तो उस वक़्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरा दिन में इतना थका लें फ़िज़िकल कामों से कि आपको शाम की सोच आने से पहले बेहतर है नींद आ जाए। जो जितना आप थके होंगे, उतना फ़िज़िकली एक्सर्ट हुए होंगे, मेंटली एक्सर्ट हुए होंगे, नींद नहीं आनी। हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी जो हैं वो यूजुअली डेवलप हो रही होती हैं या डेवलप हुई हुई होती हैं रिलेशनशिप में अक्सर, हुँ, कि हमें वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ही पार्टनर से चाहिए होता है हुँ, कि ये ही मुझे रिस्पॉन्स मिला करता था जब भी इस तरह की सिचुएशन आती थी, ये मसला होता हुँ, था। क्योंकि अभी भी हम तो उस स्ट्रेस में चल रहे हैं और वो मसला चल रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। हुँ, तो वो अगर नहीं मिलता तो उसको, इस चीज़ को कैसे समझाना है और अगले पार्टनर को के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वही रिस्पॉन्स दे? अच्छा जी, एक तो जो आदत बन जाती है ना बहुत ज़्यादा हस्बैंड की, अगर लेट्स सपोज़ बीवी को कि जी मनाना ही है, और बीवी को जब तक वो बहुत एक एज तक मनाया नहीं तो उन्होंने उठे ही रहना है। तो ये यहाँ पर याद रखें, एक्सपेक्टेशंस उतनी क्रिएट करें फ्रॉम द बोथ साइड्स, जितनी आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो उतनी बाउंड्रीज़ ज़रूर होनी, अगर आप ओवर द टॉप जा रहे हैं हर दफ़ा, तो आदत तो उतनी पड़ जाएगी। अब अगर आदत पड़ गई है, तो फिर से थोड़ा-थोड़ा पीछे बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू करें। अदरवाइज़ जब ये आदत पड़ती है तो आपको इमीडिएट ग्रैटिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि फटाफट एक उसको रोकने के लिए थोड़ी-सी हल्की-सी बाउंड्री, थोड़ी-सी स्पेस ये क्रिएट करना शुरू करें, ताकि आप दोनों एंड पे समझ आ रही हो कि अच्छा इतने लेवल पे ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें याद रखिएगा, दोनों में स्पाउस में एक तो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो अपनी लिसनिंग और गिविंग को बैलेंस आउट करें।
तो दैट्स मेजर थिंग। तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमने इसमें स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस के बारे में बात की और इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।